नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैमोमाइल की खेती करके कमाई अच्छी आय। सब्जी में सिंचाई और पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग करके पाए अधिक पैदावार। देश में औषधीय फसलों की खेती का चलन लगातार बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न तरह की औषधीय फसलों की खेती पर जानकारी देते रहते हैं ताकि आप इनकी खेती करके अच्छी आय कमा सके। और आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं कैमोमाइल की खेती के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें कैमोमाइल की खेती, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल शर्मा से। पारंपरिक खेती से जिम्मेदार भाई जितने भी फार्मर हैं हमारे, उनका रुझान अब औषधीय पौधों की खेती की तरफ को बढ़ रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बबूना की, जिसको कि जर्मन कैमोमाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा हिंदुस्तान का न होकर यूरोप में नेचुरल रूप से जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी खेती जो है हिंदुस्तान में भी अलग अलग प्रांतों में की जा रही है। इसकी खेती से किसान भाई सर्दियों की फसल है, ये एक वर्षीय फसल है। लगभग 120 से लेके 140 दिन की ये फसल है, बीज लगाने से लेके और हार्वेस्टिंग तक। फूलों के लिए इस फसल को उगाया जाता है। तो इसका मेन महत्व जो है इसके फूल का है। फूल जो हमारा है, एक तो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, हर्बल टीज बनती है, कैमोमाइल टी के नाम से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरा है इसका जो फूल है वो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत ही पोटेंट एंटी स्पाज्मोटिक है, जैसे पेट की दर्द, पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा पाया गया है। इसके अलावा इसके फूल में एक नीले रंग का तेल निकाला जाता है, सुगंधी तेल जिसको हम बोलते हैं। तो और सुगंधी तेल जो है वो बहुत ही अच्छी किस्म की सौंदर्य प्रसाधन जितने भी हैं, परफ्यूमरी है या बहुत अच्छी तरह की वाइन बनाते हैं, तो उसमें भी सेंट के तौर पर फ्लेवर के लिए इस्तेमाल में की जाती है। इसके अलावा कैंडीज़ में, आइसक्रीम में भी फ्लेवर के लिए इसका तेल इस्तेमाल किया जाता है। कैमोमाइल की खेती औषधीय गुण वाले फूलों के लिए की जाती है। इसके फूलों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे रामबाण दवा भी कहते हैं। इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि में कम सिंचाई वाली जगहों पर भी आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है, जिस वजह से ज्यादातर किसान भाई कैमोमाइल की खेती के प्रति अधिक आकर्षित हो रहे हैं। कैमोमाइल की उन्नत किस्में कुछ इस प्रकार से हैं। वेलरी, प्रशांत, सीमैप, सम्मोहक। इन किस्मों को किसान लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले खेत को पूरे अच्छे नॉर्मल तैयारी कर लेते हैं, खेत को ट्रैक्टर चला के, हल चला के बिल्कुल नरम कर लेते हैं। इसके लिए कुछ खादों का भी रिकमेंडेशन है जो कि आप फसल में अपने डाल सकते हैं। नाइट्रोजन खाद की जो मात्रा है वो रिकमेंड की गई है कि 60 किलो प्रति हेक्टेयर, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। रही बात फास्फोरस की, तो फास्फोरस की जो मात्रा है वो है 40 kg प्रति हेक्टेयर। पोटास की मात्रा इसमें अधिक रिकमेंडेशन दी गई है, जो कि 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये पूरी पोटास जो है हम लोग जब खेत बनाते हैं तो उस टाइम खेत में ही डाल देते हैं। तो मेन मकसद जो है इसका तीनों खादों को डालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की पैदावार हम प्राप्त कर सकें। इसकी खेती 2 तरह से की जाती है।
एक विधि है बीज से नर्सरी तैयार करके मुख्य खेत में रोपाई और दूसरी है बीज की मुख्य खेत में सीधी बुआई। किसान अपनी सुविधा के अनुसार इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो यह है कि इसकी खेती हम किस तरह से की जा सके है। तो इसके पौधे तैयार करने के लिए हम बीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं। रही बीज की मात्रा, तो अगर आप किसान भाई नर्सरी उगाना चाहते हैं तो उसके लिए बीज की मात्रा रहती है 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट हो जाता है। और अगर सीधा किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग से खेत में डालना चाहे तो उसके लिए लगभग उसे 2.5 से 3 किलो बीज लगता है। और 2 तरह से इसकी खेती की जा सकती है। एक तो है कि आप पहले इसके बीजों से नर्सरी तैयार करें। क्यों इसका बीज जो है ब्रॉडकास्टिंग करके, जैसे हम कनक डालते हैं खेत में, उस तरह से के बीज को सीधे खेतों में डाल दें और वहाँ पे इसका पौधे को तैयार करें। तो सबसे पहले तो यह है कि जैसे हमारी सर्दियां शुरू होती हैं, अक्टूबर जैसे महीने अगर हमने प्लेन में करना है तो अक्टूबर महीने में इसकी बिजाई, क्यारियों में नर्सरी तैयार करनी है तो क्यारियों में इसकी बिजाई करते हैं। तो उसके लिए छोटी छोटी नर्सरी में क्यारियां बना लेते हैं। जैसे 3 मीटर बाय 1 मीटर से चौड़ी हम क्यारी नहीं रखते हैं और बीज को जो है इसके मिट्टी में या रेत में मिक्स करके क्यारियों में बिजाई करते हैं। और लगभग 15 से 20 दिनों में इसका बीज जो है उगना शुरू हो जाता है और 1.5 महीने बाद इसकी रुपाई हम खेतों में कर लेते हैं। तो रुपाई करने के लिए है कि हम जो स्पेसिंग रखते हैं इसमें, तो 30 सेंटीमीटर लगभग 1 फुट बाय 1 फुट, 1 फुट लाइन से लाइन और पौधे से पौधा भी 1 फुट के ऊपर इसकी रुपाई करते हैं। दूसरा तरीका है कि सीधे इसको किसान भाई कुछ खेतों में डायरेक्ट भी इसका बीज डाल सकते हैं। और जब पौधा आपका 1.5 से 2 इंच के आसपास लंबाई का हो जाता है, उसमें एक सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें गुड़ाई की। क्योंकि सीधी तौर पे जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग से पौधे अगर तैयार किए हैं या खेतों में डाला है, उसमें कई बार इसकी जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं पर हेक्टेयर वो मेंटेन किए जाते हैं, ताकि प्रॉपर स्पेसिंग हम मेंटेन करें। तो उसके लिए हम गुड़ाई करते हुए जो जहाँ बहुत ही ज़्यादा पौधे उगे होते हैं उसमें कुछ पौधों को हम निकाल देते हैं और स्पेसिंग जो है उसमें 1 फुट बाय 1 फुट की मेंटेन करते हैं। रही बात सिंचाई की, तो हर 10 से 15 दिनों में ये फसल जो है सिंचाई मांग लेता है। क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं और ऊपर उसकी सतह में ही ये पौधा उगता है। तो इसके लिए हमारे को 10 से 15 दिन में एक सिंचाई करनी बहुत ही अति आवश्यक है। कैमोमाइल की कीमत। पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए गए कैमोमाइल के पौधों से 10 से 12 बार फूलों की तुड़ाई से उत्पादन प्राप्त होता है और मैदानी क्षेत्रों में 6 से 8 बार ही फूलों की तुड़ाई से उत्पादन मिल पाता है। 1 एकड़ के खेत से तकरीबन 28 से 30 किलो फूल की पैदावार मिल जाती है। इन फूलों को किसी छायादार जगह पर अच्छे से सुखा लेते हैं। इन सूखे हुए फूलों से पाउडर बनाया जाता है। फिर इसी पाउडर को चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत से मिले फूलों से 6 से 8 लीटर तेल प्राप्त हो जाता है। 1 लीटर तेल का मार्केट भाव 40 से 45 हजार रुपए तक होता है। किसान भाई को 1 एकड़ के खेत में कैमोमाइल की खेती करने के लिए 10 से 12 हजार रुपए तक खर्च करने होते हैं। इसके बाद किसान कैमोमाइल, चाय, बीज और तेल को बेचकर 2.5 से 3 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। जर्मन चैमोमाइल, जिसको हम बोल रहे हैं चैमोमाइल की खेती, तो इसमें एक जो मेन है महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसकी हार्वेस्टिंग। तो फूलों की हार्वेस्टिंग कैसे करें? अब एक एक फूल अगर इसमें चुनना पड़े तो लेबर इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन यह है कि इकट्ठा इसमें फ्लावर नहीं आता है। हमारे को कम से कम भी 7 से 8 हार्वेस्टिंग इसमें लेनी पड़ती हैं कि अलग अलग स्टेज के ऊपर पूरे के पूरे फूल पौधे के ऊपर हाथ से पकड़ के ऊपर वाले फूल जो है हम दाटी के साथ या किसी और चीज़ से तेज धारदार औजार से वो काट लेते हैं। और उसके बाद उस काटने के बाद एकदम जो है हम खेत में पानी लगाते हैं। उसके बाद क्या दूसरी जो हार्वेस्टिंग होगी लगभग 7 से 10 दिनों के लिए दूसरी हार्वेस्टिंग के लिए आता है। इस तरह से हम 7 से 8 हार्वेस्टिंग तक भी कई जगह आ जाती हैं। नॉर्मली कई जगह 3 हार्वेस्टिंग भी आती है, कई जगह 4। वो डिपेंड करता है आपका कि आपका खेत की पोजीशन क्या है, न्यूट्रिशन किस तरह से खेत में है और पानी किस तरह से है। तो जैसे ही हमारी गर्मी का मौसम शुरू होता है उस टाइम ये फसल पूरे अपने यौवन के ऊपर आती है और उस टाइम हमारे को पूरे फूल जो है वो निकालने पड़ते हैं। अब फूलों का भी है कि किस अवस्था में इसके फूल को निकाला जाए।
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है आपने ये फूल। आपने क्या इसे चैमोमाइल टी बनानी है, जिसको भी हम चाय के लिए बोलते हैं। तो चैमोमाइल टी बनाने के लिए अगर फ्लावर लेना है, उसको यंग अवस्था में, पूरी तरह से फ्लावर जब खिले होते हैं उस अवस्था में उसको निकालते हैं। अगर आपका मकसद है तेल के लिए, तेल उत्पादन, तो इसके फूल को इस अवस्था में निकालते हैं जब इसकी पंखुड़ियाँ जाकर झड़ने शुरू ना हो जाए। झड़ने से पहले फुल ब्लूम स्टेज जिसको बोलते हैं। अगर आपने बीज उत्पादन के लिए रखना है तो उसके फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, लास्ट तक उसकी पंखुड़ियां झड़ जाए, उसके बाद इसको हार्वेस्ट करते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान फसलों से अधिक उपज लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इनको अपने प्रयासों का लाभ भी मिल रहा है। आज देश में लगातार पानी की कमी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो किसान भाइयों, आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंचाई के लिए बूंद बूंद प्रणाली को अपनाना होगा और इसके साथ ही आप इससे और अनेक फायदे उठा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें सब्जियों में ड्रिप और उर्वरकों का प्रयोग, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर JC शर्मा से। जैसे कि ज़्यादातर किसान आजकल गर्मियों के मौसम में सिंचाई जो है करते हैं सब्जी वाली फसलों में ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं, ताकि कम से कम जल से ज़्यादा एक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाइयाँ भी दे सके। तो जैसे ड्रिप के माध्यम से जब हम सिंचाई देते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो बड़े थोड़े एरिया में ही हम देते हैं। जो पूरा फील्ड को नहीं हम सिंचाई करते हैं, पौधे के नज़दीक ही हम करते हैं, ताकि वो ज़्यादा समय तक वो सिंचाई बनी रहे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और जब हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हम खाद को भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और जब ड्रिप के माध्यम से खाद का प्रयोग करना हो सब्जियों में तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे फास्फोरस है, हम अगर हम छट्टा से खाद को ऐसे करते हैं, सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें तो हम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम दूसरी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह पानी में घुलती है और पाइप में वो अच्छी तरीके से वो जा सके। हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि से सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो वह अधिक पैदावार के लिए सब्जी फसलों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ कौन कौन सी घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे यूरिया है, इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसको हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो सारी मात्रा है हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी खाद का चयन करना पड़ता है जो पानी में घुलती हो। जैसे हमारे पास 15-15-15 है, 12-32-16 है, 19-19 है, इस तरह का हम मिक्सचर लेते हैं जिससे हम फास्फोरस की जो भरपूर मात्रा है उसको हम पौधे में सब्जी में दे सकें। उसके बाद रहा हमारे पास पोटासियम के लिए भी हम ये हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये पानी में अच्छी घुल जाती है, तो इसको भी हम इस ड्रिप के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी होती है एक बीघा के लिए कितनी हमारी खाद प्रयोग में होनी है, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से 30 सिंचाइयाँ अगर किसी फसल को दे रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 30 में से
15 सिंचाइयाँ ऐसी होती है जिनमें हम खाद डालते हैं, 15 सिंचाइयों में खाद नहीं डालते हैं। जैसे एक सिंचाई में खाद डाली तो दूसरी सिंचाई में हम सिंपल इरिगेशन करेंगे, सिंपल पानी ही देंगे। फिर हम तीसरी सिंचाई में फिर खाद डालेंगे, चौथी सिंचाई में फिर हम इरिगेशन ही करेंगे। इसी तरह हर एक अल्टरनेट जो सिंचाई होगी उसमें हम खाद का प्रयोग करेंगे। जो भी एक बीघे के लिए मात्रा होती है खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, उसको हम 15 हिस्सों में बांट लेते हैं, 15 स्प्लिट्स में बांट लेते हैं। और उसी तरह हम हर एक सिंचाई में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सिंचाई में हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, एक में हम सिंपल सिंचाई ही करते हैं। इस तरह किसान लोग अपने इस खाद की पूरी मात्रा को कम से कम जो भी सिंचाइयाँ होती हैं उसकी आधी सिंचाई, जैसे किसी में 20 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप के माध्यम से, तो 10 सिंचाइयों के माध्यम से खाद डालें, 10 से सिंपल एक सिंचाई ही करें। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी खाद हम ड्रिप में डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हम 15-15-15 या 12-32-16 या 19-19-19 ये NPK के मिक्सचर हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में, तो जितने सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी गई पौधे में, और उस फास्फोरस को देने के साथ साथ हमारे से उस मिक्सचर के माध्यम से कितनी हमारे पास नाइट्रोजन गई, कितनी हमारे पास पोटास गई। उस मात्रा जो बची हुई मात्रा रहती है सब्जी की, उसको हम बाद में ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब किसान खाद को भी, पानी को भी ड्रिप के माध्यम से सब्जियों में प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, अच्छी गुणवत्ता की वो सब्जी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सिंचाई दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र जो है, जिसको फर्टिलाइज़र उपयोग क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जब किसान लोग अपने पानी को भी, खाद को भी ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस प्रणाली से, इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सब्जी उत्पादन में या दूसरी और फल उत्पादन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई भंडारण करने से पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें और अनाज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही बोरियों, ड्रम या कोठी में भरें। जहां तक संभव हो नई बोरियां ही प्रयोग में लें और पुरानी बोरियों को धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही प्रयोग में लें। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ लू चलने की संभावना है। पशुओं को लू से बचाने के उपाय करें और उन्हें छप्पर में बांधें और पीने के पानी की उचित व्यवस्था रखें। किसान भाई सब्जियों और बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दें। सब्जियों व बागानों में वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए घास फूस और पॉलीथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में कपास की बुआई करनी है वहां बुआई के 2 से 3 सप्ताह पहले खेत में 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रसूलपुर, जिला कोटा के आशुतोष कुमार ने। आपने नींबू के बाग में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आप देखते होंगे कि नींबू के जो भी किसान हमारे खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो उसमें एक नींबू का जो जिसको साइट्रस कैंकर कहते हैं, वो खास करके काफ़ी प्रभावित करता है। और हमारे किसान भाइयों का जब नींबू जब फल तोड़ने की अवस्था आता है तो उसमें उस तरह के धब्बा धब्बा दाग टाइप का हो जाता है, जिसको हम साइट्रस कैंकर कहते हैं। और फल जो है ना, मैच्योरिटी के पहले ही वो गिर जाता है। बगीचे जो नींबू का बगीचा है, बागवानी है, उसको साफ सुथरा रखें। गिरी पत्तियां, जितने भी गिरे पत्ते रहते हैं उसको एकत्र करके नष्ट कर दें। बोडो मिक्सचर जो होता है उसका प्रयोग आप जरूर करें। उसमें 5% जो है 5 भाग कॉपर सल्फेट और 5 भाग आप चूना लें और 50 भाग जो है 50 लीटर पानी में वो मिला के घोल बना लें, छिड़काव करेंगे तो ये जो नींबू का जो साइट्रस कैंकर बीमारी है इससे आपको निजात मिल जाएगा। और आपको फिर जो ये समस्या होती है, फल में दाग लग जाता है या समय से पहले गिर जाता है, तो इससे आपको निजात मिल जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।